अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेस्ट के कॉन्सेप्ट की। रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है स्प्रेड के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी स्प्रेड के अंदर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारा एरे भी हो सकता है, ये वैल्यू हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है। और हम क्या करते हैं, इस सिंगल वैल्यू से हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज निकालते हैं और स्प्रेड करते हैं। और रेस्ट के अंदर हम ऑपोजिट करते हैं, यानी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही होती हैं और उन वैल्यूज को इकट्ठा करके हम किसी इटरेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए देख लेते हैं रेस्ट करता क्या है। रेस्ट अलाउज अ फंक्शन टू टेक एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। यानी रेस्ट एक फंक्शन को एक शक्ति देता है कि वो फंक्शन कितने भी आर्गुमेंट्स ले सकता है और उन सारे आर्गुमेंट्स को बंडल करके हम एक एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारा मैथ डॉट मिन फंक्शन था या हमारा मैथ डॉट मैक्स फंक्शन था, इस मिन या इस मैक्स फंक्शन के अंदर हम कितने भी आर्गुमेंट्स भेज सकते हैं। तो वो आर्गुमेंट्स स्टोर कहाँ पर हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए था कि इतने सारे आर्गुमेंट जब हम भेज रहे हैं तो क्या हर आर्गुमेंट के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, और जब एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है तो फंक्शन को कैसे पता चलता है। तो इस तरीके के जितने सवाल थे उनको सॉल्व करता है हमारा रेस्ट का कॉन्सेप्ट। कि रेस्ट क्या करता है, फंक्शन के अंदर हम सिंटैक्स सेम होता है, मतलब स्प्रेड और रेस्ट का सिंटैक्स सेम है, पर ये जो एक आर्गुमेंट्स नाम का एरे है ये क्या करेगा, हमारे सारे के सारे जितने भी आर्गुमेंट्स आ रहे होंगे इस फंक्शन के अंदर, सम नाम के फंक्शन के अंदर, उन सबको इकट्ठा कर लेगा इनटू अ सिंगल एरे। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसको नाम दे देंगे सम। अब सम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती हैं, लेट्स सपोज सम के अंदर हमारी बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, उन सारी वैल्यूज को हम इस आर्ग्स यानी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के लिए शॉर्ट करके मैंने आर्ग्स लिखा है यहाँ पर, तो उस एरे को हम यूज कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इस एरे के ऊपर लूप भी लगा सकते हैं, लेट आई इक्वल 0, आई लेस देन आर्ग्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हर बार हम प्रिंट करवा सकते हैं यू गेव अस आर्ग्स ऑफ आई। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, अभी सम नहीं कर रहा, फंक्शन हमारे सारे के सारे आर्गुमेंट्स पर लूप लगाता है, उनको एरे के अंदर स्टोर करवा के, और उन सबको फिर प्रिंट करवाता है। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। हम सम को सबसे पहले कॉल करेंगे 1 के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारा फंक्शन हमें बता रहा है यू गेव अस 1। अगर हम इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स पास करें तो ये बताएगा यू गेव अस 1, यू गेव अस 2। इसके अंदर अगर हम 4 आर्गुमेंट्स पास करें तो ये फंक्शन हमें बताएगा एक एक करके कि आपने हमें इन नंबर्स की वैल्यू दी है। तो हमारा सम फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा सम फंक्शन सारे के सारे आर्गुमेंट्स को कलेक्ट कर रहा है और कलेक्ट करके उन्हें एक सिंगल आर्गुमेंट के अंदर स्टोर करा रहा है, विच इज आवर आर्ग्स एरे। और फिर इस एरे के ऊपर हम बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट एरे होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन बनाया जाए, लेट्स सपोज हमने कोई फंक्शन बनाया जिसका नाम है स्क्वायर, और स्क्वायर फंक्शन का काम है किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करके देना, या इनफैक्ट एक मल्टीपल आर्गुमेंट्स लेने वाला फंक्शन रख लेते हैं। हमने एक मिनिमम नाम का फंक्शन बनाया, मिनिमम के अंदर हम चाहें तो कुछ भी मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम इन चारों में से कुछ नहीं प्रिंट करवाएंगे, हम सिंपली आर्गुमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। यानी जब आप आर्गुमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, आप नोटिस करेंगे इस मिन नाम के फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट्स नाम का वेरिएबल तो हमने क्रिएट ही नहीं किया, तब भी आपके पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि हर फंक्शन के लिए आर्गुमेंट्स नाम का वेरिएबल, या इसे हम कलेक्शन कह सकते हैं, बेसिकली सारे आर्गुमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो एक आर्गुमेंट्स के अंदर कलेक्शन के अंदर स्टोर करा लिया जाता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसे सेव करके अगर रिफ्रेश करें और हम मिन को कॉल लगाएं, लेट्स सपोज उसके अंदर हमने 4 वैल्यूज पास की, तो हमारे लिए आर्गुमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ सिंपली हमने आर्गुमेंट्स लिखा, हमारे पास आर्गुमेंट्स प्रिंट हो गया। और ये जो आर्गुमेंट है ये अपने आप में एक कलेक्शन है। अगर हम इन्हें हटा भी दें, यानी हम अपने एक्चुअल आर्गुमेंट्स को हटा दें और फिर अपने फंक्शन को रन करें, तो भी आर्गुमेंट्स की वैलिड वैल्यू आएगी, कोई एरर नहीं आएगा, जबकि हमारे फंक्शन के अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट्स भी नहीं है। क्योंकि ये जो आर्गुमेंट्स है ये एक कलेक्शन है जिसके अंदर 1 2 3 4 चारों की चारों वैल्यूज हमारे पास आती है। हम चाहें तो अपने आर्गुमेंट्स की लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम चाहें तो आर्गुमेंट्स की लेंथ को भी प्रिंट कर सकते हैं। रिफ्रेश अगेन, तो लेंथ क्या आ गई, 4 आ गई। पर ये जो आर्गुमेंट्स है ये एग्जैक्टली एक एरे नहीं है, मतलब हम चाहें इस आर्गुमेंट्स के अंदर हम कुछ पुश कर दें वैल्यू, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम आर्गुमेंट्स पहले तो प्रिंट करवाएंगे, फिर उसकी लेंथ प्रिंट करवाएंगे। अब हम चाहते हैं कि आर्गुमेंट्स के अंदर जितने भी हमारे पास आर्गुमेंट्स आए थे उनके अंदर हम 1 पुश कर दें, कि एक आर्गुमेंट एक्स्ट्रा पुश कर दें, विच इज इक्वल टू 1। इसे करेंगे रिफ्रेश। अब मिनिमम को कॉल लगाएंगे तो हमारा आर्गुमेंट्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा।
उसकी लेंथ हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। पर जब हम आर्ग्यूमेंट्स डॉट पुश को कॉल करेंगे तो वो बताएगा इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जो पुश फंक्शन होता है, जो पॉप फंक्शन होता है, शिफ्ट होता है, अनशिफ्ट होता है, ये सारे के सारे फंक्शंस, ये सारे के सारे मेथड्स एरे के मेथड्स होते हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये एक एरे नहीं है, ये एक्चुअली एक कलेक्शन है। इसीलिए इसके ऊपर पुश, पॉप या जो हम बाकी मेथड्स हमने जिनकी बात की है, जैसे रिड्यूस मेथड हो गया या हमारा मैप मेथड हो गया या फिर हमारा सम या एवरी मेथड हो गया, इस तरीके के एरे मेथड्स को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास एक एरे आएगा तो हम अगर एरे का हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो या फिर मिनिमम मैक्सिमम से भी और भी ज्यादा आसान, लेट्स सपोज हमारा कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स सपोज हमने एक सम फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हमारे पास हमारा आर्ग्यूमेंट्स कलेक्शन है। अब हमारे सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स के लिए अगर हम सम निकालना चाहते हैं और अज्यूम करें कि आर्ग्यूमेंट्स एक एरे है, तो एरे के लिए सम निकालना बहुत आसान है। हमने रिड्यूस का छोटा सा तरीका सीखा है सम निकालने के लिए। वैसे तो हम लूप भी चला सकते हैं पर हम डॉट रिड्यूस भी कर सकते हैं। डॉट रिड्यूस में क्या करेंगे, कॉल बैक पास कर देंगे कि हमने अपना सम पास कर दिया, हमने अपना एलिमेंट पास कर दिया और हर बार क्या हो जाए, हर बार इस फंक्शन से रिटर्न करके हमें मिल जाए सम प्लस एलिमेंट। सेव कर दिया तो ये सिंगल लाइन हमें क्या दे देगी, ये सिंगल लाइन हमें रिटर्न करके दे देगी हमारा सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स का सम। पर ये सिंगल लाइन वर्क नहीं करेगी। ये इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमारा आर्ग्यूमेंट्स एक एरे नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर रिड्यूस मेथड नहीं है। इसे अगर रिफ्रेश करें, अगर हम कॉल करना चाहें 1 2 3 4 फॉर आवर सम, तो उस केस में क्या होगा, एरर आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स डॉट रिड्यूस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये आर्ग्यूमेंट्स वैसे तो एक कलेक्शन होता है, एक एरे टाइप चीज ही होती है जो सारे आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर कर लेता है। बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन में होती है, इसके पास लेंथ भी होती है। इससे हम सारे आर्ग्यूमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस भी कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 0 या आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 1, जैसे हम नॉर्मल एरे के लिए लिखते हैं। पर एरे के मेथड्स को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी हमारे लिए काम का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, वहां पर जब भी हमें आर्ग्यूमेंट्स को सबको यूज करना होगा और एरे वाले मेथड्स को उनके ऊपर अप्लाई करने होंगे, तो वहां हम रेस्ट को यूज करेंगे। रेस्ट से हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको इस आर्ग्यूमेंट नाम के एरे के अंदर स्टोर करा लेंगे और फिर इस आर्ग्यूमेंट नाम के एरे पर हम अपने फंक्शंस लगा देंगे। क्योंकि रेस्ट से जब हम अपनी सारी वैल्यूज को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक एरे के अंदर कलेक्ट होती है और फिर वहां पर एरे मेथड्स को यूज किया जा सकता है। मतलब सिर्फ इतना चेंज करने से कि हमने ये एरे यूज कर लिया एंड फिर इस एरे के ऊपर हमने मेथड लगा दिए, इसी से पूरा का पूरा कोड जो है चेंज हो जाएगा। अब अगर हम सम ऑफ 1 2 3 4 कैलकुलेट करना चाहें तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 10। हम चाहें तो सम के अंदर कुछ भी मल्टीपल वैल्यूज भेज सकते हैं और उन सब का सम हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इन चारों वैल्यूज का सम है हमारे पास 560। तो एक तरीके से जैसे मैथ डॉट मिन बना था, मैथ डॉट मैक्स बना था, वैसे ही हमारे लिए हमारा सम बन गया। हम चाहें तो अपना मैथ डॉट मिन और मैथ डॉट मैक्स का कॉपी भी बना सकते हैं। जैसे मिन फंक्शन के लिए क्या होगा, मिन फंक्शन के लिए सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे और इस एरे के ऊपर अब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा चाहे तो रिड्यूस फंक्शन ही कॉल कर सकते हैं। रिड्यूस कॉल करेंगे, उसके अंदर हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू चली जाएगी, एक एलिमेंट चला जाएगा और हर बार हम मिनिमम सेंड कर देंगे। यानी अगर यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा बड़ा होगा सम से, अगर मिन की वैल्यू इज ग्रेटर देन एलिमेंट तो उस केस में एलिमेंट मिनिमम है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे एलिमेंट, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे मिनिमम। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब मिनिमम के अंदर हम अगर मल्टीपल वैल्यूज पास करें तो मिनिमम हमेशा उसका मिनिमम हमें रिटर्न करके देगा। और वैल्यूज के साथ टेस्ट कर लेते हैं, सम की जगह इस बार मिनिमम को कॉल करते हैं तो मिनिमम आ गया विच इज इक्वल टू -20। तो सिंपली क्या किया, सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स पर एरे मेथड्स अप्लाई करने के लिए हम उन सबको रेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं एक एरे के अंदर। अब जब भी हम अपना आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उसके साथ हम चाहें तो और पैरामीटर्स को भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मिनिमम फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स को तो ले ही रहे हैं, साथ के साथ हम एक पैरामीटर ले रहे हैं मैसेज नाम से जो किसी भी मैसेज को इनपुट करता है। इसको कर लेंगे सेव, रिफ्रेश। तो मिनिमम क्या करेगा, इनफैक्ट लास्ट में जाके रिटर्न से पहले हम अपने मैसेज को भी प्रिंट करवा देंगे, console.log मैसेज, सेव एंड रिफ्रेश। अब मिनिमम में साथ में हम एक मैसेज पास कर सकते हैं हेलो। तो क्या होगा, ये जो हेलो वाला मैसेज है हमारे मैसेज नाम की स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा और ये जो वैल्यूज है ये हमारे आर्ग्स नाम के एरे के अंदर चले जाएंगे। तो पहले हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारे आर्गुमेंट्स का मिनिमम हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर इस मैसेज के अंदर हमने लेट्स सपोज
10 वैल्यू पास कर दी, तो इस 10 को फिर भी मैसेज के अंदर ही स्टोर किया जाएगा और बाकी की सारी वैल्यूज हमारे आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगी। यानी 10 तो वैसे के वैसे प्रिंट होगा, इन सब में हमारा 10 कंसिडर नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से हम कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसके साथ में हम चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स लें, तो उनको हम सिर्फ शुरुआत में ही लिखते हैं, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद में जो हम पैरामीटर्स लिखते हैं उस पे हमारे पास एरर आ जाता है, वो सिंटैक्स ठीक नहीं होता। तो आर्ग्यूमेंट्स को एक सिंगल एरे के अंदर कलेक्ट करना पॉसिबल है, पर उसके एडिशनल आप चाहते हैं कि और भी आर्ग्यूमेंट्स हो जिनके अंदर एडिशनल वैल्यू आए, तो उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को हमें अपने रेस्ट से पहले लिखना होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डीस्ट्रक्चरिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। डीस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है कि जब भी हम किसी एरे या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। अब डीस्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है नेम्स नाम से, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नाम स्टोर्ड हैं। अब हम चाहते हैं कि इन नामों में से हम 2 वेरिएबल्स निकाल लें। एक हमारा विनर वेरिएबल होना चाहिए कि चारों की रेस हुई है तो विनर कौन है, या फाइट हुई है तो विनर कौन है, और एक हो गया कि हम एक रनर अप स्टोर कराना चाहते हैं जो सेकंड आया। तो उस केस में हम 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं, विनर और रनर अप, और उसके अंदर हम अपने नेम्स नाम के एरे को राइट साइड में लिख देंगे। तो इस तरीके से जब भी किसी एरे की स्टार्टिंग वैल्यूज को हमें वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना होता है, तो लेफ्ट साइड में हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को हम अपनी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो ये होता है डीस्ट्रक्चर करना। डीस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना। तो इस एरे की बेसिकली कुछ वैल्यूज को तोड़कर हम नए वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा रहे हैं, पर इससे ये मतलब नहीं है कि हमारा पुराना एरे चेंज हो जाएगा। हमारा पुराना एरे चेंज नहीं होगा, पर उसकी कुछ वैल्यूज कॉपी होकर हमारे नए वेरिएबल्स के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज हमने एक एरे बनाया, इसका नाम है नेम्स। नेम्स के अंदर हमने बहुत सारे नेम्स जो हैं उन्हें स्टोर कराया है। तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारे नेम्स आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नेम है वो विनर बन जाए और सेकंड नेम एक रनर अप नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो दोनों वेरिएबल्स को हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने एक विनर नाम का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने लिख दिया नेम्स ऑफ 0, एंड उसके बाद हमने बना लिया एक और वेरिएबल रनर अप, एंड उसके लिए हमने लिख दिया नेम्स ऑफ 1। एंड लेट्स सपोज हमने एक बना लिया सेकंड रनर अप, काफी बड़ा सा वेरिएबल नेम हो गया, एंड उसके लिए हमने लिख दिया नेम्स ऑफ 2। अब इस चीज को छोटा करने का एक और तरीका है विच इज कॉल्ड डीस्ट्रक्चरिंग, कि हम क्या करें, तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए हम लिख दें लेट, और उसके बाद एक एरे बना लें इन सारे वेरिएबल्स का, पर वो एरे नहीं होगा, वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स ही क्रिएट होंगे। हमें एक विनर चाहिए, हमें एक रनर अप चाहिए और हमें एक सेकंड रनर अप चाहिए। तो इन सब को असाइन कर देंगे हम नेम्स की वैल्यूज। मतलब नेम्स के अंदर 0th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, नेम्स के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो सेकंड वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, और इस तरीके से वैल्यू हमारी असाइन होती रहेगी। सेव करें, रिफ्रेश करें, तो अब जब हम विनर को प्रिंट करवाएंगे तो वो हमारे फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू होगी, यानी 0th इंडेक्स वाली वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन वाली। अब अगर हम रनर अप को प्रिंट करवाएं तो उस केस में ये वैल्यू हमारी फर्स्ट इंडेक्स पर है विच इज सेकंड पोजीशन, एंड सिमिलरली हमारे पास सेकंड रनर अप आ गया। लेकिन लेट्स सपोज इस नेम के अंदर हमारे पास बहुत सारे नाम होते, हमारे पास एक नाम हो जाता ABC, एक नाम हो जाता XYZ, हमारे पास एक नाम हो जाता PYQ, तो बहुत सारे नाम हमारे पास हो जाते हैं, और इन सारे नामों को हम अलग से किसी और एरे के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं डीस्ट्रक्चरिंग एंड हमारे रेस्ट वाले कॉन्सेप्ट का। मतलब हम अदर्स नाम का एक एरे बना सकते हैं जो रेस्ट वाली कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। मतलब ये बाकी के जितने भी नाम बच जाएंगे सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे इस अदर्स में। अब अगर यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखते तो अदर्स में कौन स्टोर होता, तो सिर्फ पीटर स्टोर होगा अदर्स में। रिफ्रेश करेंगे, अदर्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सिर्फ पीटर स्टोर होकर आएगा, क्योंकि एक सिंपल वेरिएबल है। पर यहाँ पर 3 डॉट्स को यूज करने से यहाँ रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मतलब बाकी की जितनी भी चीजें हैं उन सब को स्टोर कर लेगा हमारा ये वाला, और ये अदर्स अब एक एरे बन जाएगा। अब रिफ्रेश करके अगर हम अदर्स को स्टोर करवाएंगे तो एक एरे बनेगा जिसके अंदर बाकी की बची हुई सारी की सारी वैल्यू स्टोर होकर आ जाएंगी। तो इस तरीके से डीस्ट्रक्चरिंग एंड रेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, और इस तरीके से डीस्ट्रक्चर करके हम किसी भी एरे की इंडिविजुअल वैल्यूज को निकालकर नए वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि डीस्ट्रक्चरिंग हम ऑब्जेक्ट्स के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर काफी सारी वैल्यूज हम असाइन कर देंगे। स्टूडेंट का हम कोई भी नेम दे देंगे, यहाँ पर हम एक नेम दे सकते हैं, उसके साथ में हम कोई लेट्स सपोज हम एज दे सकते हैं, हम एक क्लास दे सकते हैं,
हमारा जो स्टूडेंट है 9th क्लास में है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट के पास उनको स्टोर करा सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस तरीके से। एंड लेट्स सपोज इस स्टूडेंट का कोई यूजर नेम है करण @123 एंड इस स्टूडेंट का कोई एक पासवर्ड है, लेट्स कीप इट ABCD। तो इस तरीके से हमने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, एंड उस स्टूडेंट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे एरे के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। पर जैसे एरे की हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी थी डीस्ट्रक्चरिंग में, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट से हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें सिर्फ स्टूडेंट का यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। तो उसके लिए हम दो नए वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बना सकते हैं यूजर नेम, एंड यूजर नेम के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं स्टूडेंट डॉट यूजर नेम की वैल्यू को, एंड उसी तरीके से हम एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं स्टूडेंट डॉट पासवर्ड की वैल्यू को। तो हम चाहें तो यूजर नेम नाम का हमने नया वेरिएबल बना लिया है और पासवर्ड नाम का भी हमने नया वेरिएबल बना लिया है। पर ये तरीका अगर हमारे स्टूडेंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हुई उस केस में अच्छा नहीं रहेगा, या फिर हमें बहुत सारे नए वेरिएबल्स बनाए हुए उस केस में भी ये तरीका इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग को यूज कर सकते हैं और थोड़े से कॉम्पैक्ट सिंटैक्स के लिए। अब यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए हम सिंपली जैसे पहले एरे डीस्ट्रक्चरिंग में हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते थे, वैसे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग में हम अपने कर्ली ब्रेसेस को यूज करेंगे, और अंदर की तरफ हम वो वेरिएबल लिख सकते हैं जिस वेरिएबल के अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं यूजर नेम और पासवर्ड आ जाए, और राइट साइड में हम सिर्फ स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल की वैल्यू हमने लिखी हुई है, हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इसी सेम की को सर्च करेंगे जिसका नाम यूजर नेम है, और उसकी वैल्यू अब इस वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। यानी अगर हमने सेव किया, रिफ्रेश किया, अब अगर हम यूजर नेम की वैल्यू प्रिंट करवाएं तो हमारे पास क्या होगा, सेम वैल्यू रिटर्न होकर आएगी, एंड पासवर्ड की भी हमारे पास सेम वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। क्यों? क्योंकि इस यूजर नेम ने इसके की यूजर नेम के साथ मैच किया। पर अगर हम यहाँ पर यूजर नेम की जगह सिर्फ यूजर लिख देते, अब रिफ्रेश करते और यूजर को प्रिंट करवाते, तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड आता। अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग में यूजर की के लिए सर्च किया गया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नाम की तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए इस वेरिएबल के अंदर अनडिफाइंड आकर स्टोर हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूजर नेम तो यूज हो, मतलब यूजर नेम की वैल्यू तो यूज हो जाए, पर वो किसी और वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो, तो उस केस के लिए हम कुछ इस तरीके का सिंटैक्स यूज करते हैं। हम लिखते हैं यूजर नेम, मतलब किस की के लिए सर्च करना है ऑब्जेक्ट में, और फिर उसे कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, यूजर नेम को प्रिंट करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ ये जो यूजर नेम है सिर्फ की को सर्च करने के लिए यूज किया गया है। पर यहाँ पर जब हम यूजर को प्रिंट करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास यूजर की वैल्यू आ जाएगी, और पासवर्ड को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास पासवर्ड की वैल्यू आ जाएगी। पर लेट्स सपोज हमें पासवर्ड वेरिएबल भी नहीं बनाना, इसकी वैल्यू जो है हमें सीक्रेट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो उस केस में वेरिएबल का नाम सीक्रेट होगा, पर वैल्यू कौन सी यूज होगी, उस की वैल्यू यूज होगी जिसका नाम है पासवर्ड। रिफ्रेश करेंगे, अब यूजर नेम प्रिंट करवाएं तो भी हमारे पास एरर आएगा, पासवर्ड प्रिंट करवाएं तो भी एरर आएगा कि ये हमारे वेरिएबल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर यूजर प्रिंट करवाएंगे या सीक्रेट प्रिंट करवाएंगे तो उस केस में वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अपनी ऑब्जेक्ट के पास जो की वैल्यू है उसके अलावा भी वेरिएबल के नाम को क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की जो सिटी है वो भी आ जाए। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया सिटी की, स्टूडेंट की जो भी सिटी है वो हमारे पास आ जाए। अब इस केस में तो स्टूडेंट ने अपनी सिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं कराई, रिफ्रेश करेंगे और सिटी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सिटी को हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट के पास कोई भी सिटी स्टोर नहीं होगी तो उस केस में हम मुंबई असाइन कर देंगे। अब रिफ्रेश किया एंड सिटी को प्रिंट करवाया तो सिटी वाला जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर मुंबई आकर स्टोर हो गया। तो बेसिकली जब भी हम डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मान लो स्टूडेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उस केस में हम डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट के अंदर सिटी एग्जिस्ट करती थी और उसने पुणे सेव किया हुआ था सिटी के अंदर, तो यहाँ पर सिटी की वैल्यू में पुणे ही आएगा, मुंबई नहीं आएगा। रिफ्रेश करेंगे, सिटी को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास पुणे आएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के अंदर जो सिटी एग्जिस्ट करती है वो यहाँ पर एक हायर प्रेफरेंस ऑर्डर लेकर जाएगी। और हम चाहें तो इस सिटी की जगह हम लोकेशन एक नया वेरिएबल बना सकते हैं कि सिटी की जो भी वैल्यू है वो लोकेशन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोकेशन। तो अब जो वेरिएबल बनेगा वो सिटी वेरिएबल नहीं होगा, वो हमारा लोकेशन वेरिएबल होगा। रिफ्रेश करेंगे, अब हम
लोकेशन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसे चेंज करके हम कर लेते हैं प्लेस। तो प्लेस नाम के हमारे वेरिएबल के अंदर सिटी का नाम आ जाएगा। अब जब सिटी को हम प्रिंट करवाएंगे तो सिटी नॉट डिफाइंड आएगा क्योंकि सिटी वेरिएबल नहीं है, पर प्लेस के अंदर हमारी सिटी आ जाएगी विच इज इक्वल टू पुणे। पर इन केस हमने सिटी का नाम दिया ही नहीं तो उस केस में प्लेस के अंदर स्टोर हो जाएगा मुंबई। रिफ्रेश करेंगे, अब प्लेस की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू मुंबई। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी की है उसकी जगह हम कोई नया वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हैं, प्लस उस वेरिएबल को हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं।